प्यारे साथियों नमस्कार। LGR स्टडी ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज जो है हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं 2010 से 2024 तक के ITI प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन इस सीरीज में करते हैं। तो आज जो है हम लोग पिछले वर्षों में पूछे गए जो कि 2023 में आपका पूछा गया है आपके GS के सारे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से करने वाले हैं। तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेशन को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक साल हज़ारों की संख्या में बच्चे जो है ITI प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से आपका साइंस शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी तत्व हैं वो आपको 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में, ठीक है। और मुख्य रूप से जो आपके सारे तत्व हैं वो धातु, अधातु और आपके उपधातु के रूप में भी पाए जाते हैं। तो जो धातु होते हैं, सबसे पहली बात जो है यहाँ पर आप याद रखेंगे कि अधातु, ठोस, द्रव अवस्था, गैस तीनों अवस्था में जो है पाए जाते हैं। मुख्य रूप से याद रखेंगे कौन चीज़, अधातु। अधातुएं जो है वो ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी और गैस में भी क्या है वो पाए जाते हैं। कुछ ठोस अधातु का अगर हम आपको नाम बताने की कोशिश करें तो आप याद रखिएगा कुछ ठोस अधातु, क्योंकि अधातु जो है वो ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और गैस वाले अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो कुछ ठोस अधातु, ठीक है। अधातु में भी कैसा, तो अगर ठोस अधातु का नाम आपसे पूछ ले तो सबसे पहले आप बता देंगे कि कार्बन, ठीक है ना, कार्बन। और दूसरा जो है ना फास्फोरस भी आप बता सकते हैं, सल्फर भी बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आयोडीन आपने नाम सुन रखा होगा ये, और एक होता है आपका सेलेनियम, ठीक है। कौन चीज़, तो होता है आपका सेलेनियम, एक मिनट सेलेनियम, ठीक है ना। ये आप सारे जो है ना ठोस अधातु के नाम याद रखेंगे। अगर अधातु में आपको द्रव का याद रखना हो, द्रव अधातु, ठीक है ना, जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तो याद रखेंगे वो है आपका ब्रोमीन। कौन चीज़ है, ब्रोमीन है। और कुछ गैस वाले अधातु का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो गैस वाले का आप बताएंगे सबसे पहले तो आपका हाइड्रोजन है। कौन, हाइड्रोजन। इसके बाद है आपका हीलियम, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आप याद रखेंगे जो ऑक्सीजन है ना वो भी आपके गैस से ही अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद जो फ्लोरीन है, नियॉन है, ये सारे, और आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी गैस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है, जिसे आप निष्क्रिय गैस के नाम से भी याद रखते हैं। तो सारे के सारे निष्क्रिय गैस अधातु हैं और साथ ही साथ वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इतने नाम जरूर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान से, ठीक है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो है अनुपात हमेशा होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अगर आपको अनुपात पूछा जाए तो 1:8 बताएंगे। कितना बताएंगे, 1:8। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने जो है अणु उपस्थित होते हैं। तो धोवन सोडा के एक अणु में पानी के अणु अगर आपसे पूछा जाए तो 10H2O होता है, ठीक है ना। आपने सूत्र जो है पढ़ाई किया होगा तो उसमें H2O कितने होते हैं, 10H2O होते हैं। तो आपका 10 बिल्कुल जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 वोल्ट के, है ना, विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 है ना कूलम आवेश लेने के लिए, है ना, किए गए कार्य की मात्रा होगी, यानी कि आपको कार्य पूछा जा रहा है। तो एक सूत्र आप सभी जानते हैं, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, ये सूत्र जानते हैं। V जो है ना वो विभवांतर है, W आपका वर्क यानी कि कार्य है और Q होता है आवेश। इसमें आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में V का वैल्यू 18 दे रखा है। कितना दे रखा है, 18, ठीक है। और
जो W है वो आपको निकालना ही है, और जो आपका आवेश है वो 4 कूलम्ब इन्हें प्राप्त करना है। तो 4 कूलम्ब जो है ना आवेश आप लिख दीजिए। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो W का वैल्यू आसानी से आपको मिल जाएगा 18 चौके 72, 18 चौके 72। और जो कार्य है जनरली इसका ऐसा मात्रक जूल होता है, तो आप जूल में ही लिखेंगे, जो कि आपका सी ऑप्शन में यहाँ पर बिल्कुल जो है दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 55, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है। तो केंद्र की ओर जो साथियों आपका बल लगेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो केंद्र की ओर जो बल लगता है वो आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देख लीजिए, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, जनरली केमिस्ट्री बोल सकते हैं इसे। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आप याद रखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, या एस्कॉर्बिक अम्ल भी आप बोल सकते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है ना। 1 किलोवाट जनरली आप के WH पढ़ाई किए होंगे 10th में। तो 1 किलोवाट जो है ना घंटा किसकी इकाई है, तो ये हो जाता है ऊर्जा का, खास करके विद्युत ऊर्जा जनरली जो आपके मीटर में लगे होते हैं उसका अगर बात किया जाए तो ये 1 किलोवाट हो जाएगा। अगर यह क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, तो अगर इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो जनरली आप समझिए यहाँ पर 2 चीज़ है, एक है आपका 1 किलोवाट और एक है आपका कौन चीज़, घंटा। ठीक है, तो सिंपल सा बात आप याद रखेंगे, 1 किलो है ना, किलो का मतलब यहाँ पर होता है 10,000। ठीक है, किलो का मतलब कितना होता है, सीधा सीधा याद रखेंगे 10,000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 10,000 वाट होते हैं। और घंटा जो आवर है वो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप बताएंगे कि 3600 क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं। 3600 क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं। इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो जो 36 है इसको आप लिख लीजिए 36, और अगर आप इसको 10 से भाग कर देते हैं तो ये 3 जो है ना 6 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कितने जीरो हो गए, 4 और 2 6, तो इसको गुना कर दीजिए आप कितना से, 10 के पावर जो है ना 6 से, इतना जूल आपका हो जाएगा, यानी 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh पूछेगा कि जूल में कितना होता है, तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल आप जो है इसका बता सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में जो कार्य होते हैं उसको किससे जो है ना परिभाषित करते हैं, मतलब कैसे परिभाषित करते हैं, यह आपसे जो है पूछा जा रहा है। पहला बोला जा गया है कि किसी वस्तु का जो है कार्यान्वित बल है ना, जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है के द्वारा, ये तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विस्थापित नहीं करेगा उसको बल हम थोड़ी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और आप जो है यहाँ पर खड़ा हो करके क्या कर रहे हैं, इसमें धक्का लगा रहे हैं। धक्का लगा तो रहे हैं लेकिन इस वस्तु के पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आया, इसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, आप इसको हल्का भी नहीं हिला पाए, तो आप बल तो लगाए लेकिन कार्य नहीं हुआ, तो इससे तो कार्य को हम परिभाषित करेंगे नहीं। कार्य को परिभाषित करने के लिए दूसरा, वस्तु के विस्थापन द्वारा, बिल्कुल सही है, वस्तु के विस्थापन के द्वारा ही हम कार्य को क्या करते हैं, तो परिभाषित करते हैं। और तीसरा, वस्तु पर कार्यान्वित बल, ठीक है, तो बल तो जो आपका जो है जनरली आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है ना कार्य का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, वर्क बराबर FD होता है। वर्क बराबर क्या होता है, FD, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना आपने बल लगाया और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि जितना विस्थापन हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 मीटर घिसका दिया इसको, ठीक है, 3 मीटर आपने इसको घिसका दिया, तो जो भी आपने अगर फोर्स लगाया होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया इस बॉक्स पे, तो ये जो बॉक्स है वो 3 मीटर खिसक गया। कितना मीटर, 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क हो जाएगा वो 6 न्यूटन मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन, सॉरी 3 दिया 9 न्यूटन मीटर। कितना, 9 न्यूटन मीटर। तो जनरली हमने क्या देखा कि जो वर्क होते हैं वो उसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से करते हैं,
तो जो फोर्स है वो आपका यहाँ दे रखा है, सॉरी वस्तु द्वारा कार्यान्वित बल है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, तो इस दोनों के द्वारा करते हैं, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन यहाँ पर आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि साबुन में क्या पाया जाता है? तो 59 के लिए आप यहाँ पर याद रखेंगे उच्च अनुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्ल के जो है सोडियम और पोटेशियम लवण जो है, लवण का मुख्य रूप से साबुन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज का तार का गलनांक डैश है। तो फ्यूज का जो तार का गलनांक है वो बहुत ही साथियों क्या होता है, कम होता है, बहुत ही क्या होता है, कम। एक मिनट, कम होता है। फ्यूज का जो तार होता है उसका गलनांक बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि अगर सर्किट में हल्का भी टेम्परेचर बढ़ा तो ये गल जाता है और आपके सारे टीवी फ्रिज वगैरह सुरक्षित रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक जो है वो लैटिन से लिया गया है? तो वो हो जाएगा आपका आयरन, ठीक है ना। देखिए आयरन का आप देखेंगे IRON होता है, तो इसका तो संकेत है वो आई होना चाहिए, लेकिन इसका संकेत आई होता नहीं है, क्या होता है, FE होता है, ठीक है। तो ये जो FE है ना वो कुछ आपके याद रखेंगे फ्रांसियम कुछ ऐसे से आया है। तो FE जो है इसके लैटिन नाम से लिया गया है, न कि इंग्लिश नाम से। इंग्लिश नाम से लेता तब तो आई होता, ठीक है। तो लैटिन नाम से लिया गया है इसीलिए क्या है, FE बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में, ठीक है, ऑक्सीजन हवा में जो है मुक्त होती है? तो किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होगी? तो प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होती है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, हवा में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है। तो विद्युत धनात्मक तत्व की जो संयोजकता होती है जनरली 1 2 3 के रूप में होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर, ठीक है, असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डॉट डॉट में जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जब तक किसी भी पिंड में असंतुलित बल लगाए जाते हैं तब तक जो है उसके चाल में परिवर्तन होता रहेगा। किस चीज़ में? चाल में परिवर्तन होता रहेगा। न्यूटन का प्रथम लॉ भी क्या कहता है, यही कहता है जब तक आप किसी भी वस्तु पर असंतुलित बल नहीं लगाते हैं तब तक वो अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा, और या तो गति में है तो वो गति में ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का जो है बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो ये आप याद रखेंगे 18वें समूह, ऐसे समूह का जो है ना होता है। तो ये 18वां समूह जो है इसके क्या होते हैं, तो बाहरी कोश जो एक्सटर्नल सेल होते हैं उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए ये जो है इनर्ट गैस का समूह है। और ये अक्रिय गैस होते हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे तत्व होते हैं इसमें जो कि अक्रिय गैस कहलाते हैं। तो आप अक्रिय गैस ऐसे भी पूछ सकता है कि अक्रिय गैस किस वर्ग में पाए जाते हैं? तो बोलिएगा 18वें वर्ग में अक्रिय गैस पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि गैलेना किसका अयस्क होता है? तो गैलेना जो है वो होता है आपका सल्फाइड अयस्क, तो सल्फाइड के अयस्क हो गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होता है। कार्य करने की क्षमता क्या होता है? ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो विद्युत सेल जो है वो है आपका विद्युत धारा का स्रोत, क्योंकि विद्युत सेल से हम क्या ले सकते हैं? विद्युत धारा ही ले सकते हैं। अगला साथियों आपके सामने क्वेश्चन है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन जो है वो क्या होता है? -5 या 0 होता है, 1 से कम होता है। तो आप बताएंगे 1 से कम होगा, हमेशा 1 से क्या होगा? कम होगा। ये बात आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जो है जड़त्व निर्भर करता है। तो जड़त्व जो है वो आप याद रखेंगे कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर जो है निर्भर करेगा जड़त्व। अगला क्वेश्चन है कि एक सुचालक का, है ना, एक
सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से जो है किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो सुचालक जो होंगे उसका जो प्रतिरोध है वो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा, तो याद रखिएगा दाब पर, प्रेशर पर कोई भी जो है वो प्रतिरोध जो है वो निर्भर नहीं करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है यानी कि जो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, इस पर निर्भर करता है। पदार्थ पर या लंबाई पर भी करता है। अभी जस्ट हमने देखा कि अगर आप लंबाई को डबल करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो जो गुरुत्व बल होता है उसको हम जनरली भार कहते हैं, भार के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, 72 के बाद साथियों चलेंगे हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो 73 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति अगर सबसे अधिक देखी जाए तो आप सभी जानते हैं ठोस में ध्वनि का गति सबसे ज़्यादा होगा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो डायरेक्ट आपको याद रखना होगा कि 6 × 10⁻24 kg होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है सफलता बैच जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका +4 डायोप्टर क्षमता लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो जनरली आप जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। और यहाँ से अगर आप फोकस दूरी निकालना चाहते हैं, f निकालना चाहते हैं तो 1/f को P करना होगा, 1/4 कर दीजिए तो ये 0. कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, 25 मीटर। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि किस रंग में जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन हो जाएगा आपका बैगनी में। किस में होगा, बैगनी में सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा, लाल में सबसे कम होगा। सबसे कम किस में होगा, लाल में, सबसे अधिक होगा बैगनी में। अगला है सदिश राशि है। तो सदिश राशि बल जो है वो एक सदिश राशि है क्योंकि बल में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि 1 एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रम जो है वो आप याद रखेंगे 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये ऑप्शन आप यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शाता है। तो गोलीय दर्पण की जो बिल्कुल जो है R बराबर जो है त्रिज्या जो है ना वो फोकस दूरी बिल्कुल ठीक है। नो 1/f, f बराबर R/2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। f बराबर R/2, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका प्यारे साथियों बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके है ना पत्थर यानी कि जो है ना फ्लाई बनाने में आसानी होता है। पत्थर यानी कि इसको पीट करके पत्थर बना सकते हैं। किस गुण के कारण, तो वो होता है तन्यता के कारण। तन्यता गुण होता है जिसके कारण उसको हम पीट सकते हैं। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो जिसका जलीय विलयन का pH मान जो है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, तन्यता नहीं होगा, तन्यता के कारण तो हम इसको तार बना सकते हैं। ठीक है, तन्यता के कारण क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर चादर बनाने की बात कर रहे हैं, पत्थर बनाने की बात कर रहे हैं, तो आघात वर्धनीयता होगा, सी होगा यहाँ पर। ठीक है ना, हल्का इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़िए, हमने आगे देखा तो पता चला कि वो दिक्कत है। अगला ये क्वेश्चन 7 से कम किस विलयन का pH मान होगा। तो आप बताएंगे वो होगा अमोनियम क्लोराइड का जो pH मान है वो 7 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, ठीक है, 2s में 2 सेकेंड में यानी कि 1000 जूल का काम करता है, उसकी क्षमता डैश थी। तो जो यहाँ पर क्षमता अगर देखा जाए तो 83 के लिए जनरली
जो व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करेगा, 2 सेकंड में, बिल्कुल ठीक है, 1000 जूल का अगर काम करता है तो जनरली आपको क्या पूछा जा रहा है, क्षमता। तो देखिए क्षमता का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। क्षमता यानी कि पावर का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य, ठीक है, कार्य बट्टे समय होता है। कार्य बट्टे क्या होता है, समय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने कार्य कितना किया है, तो 1000 जूल। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसने टाइम कितना लिया है, 2 सेकंड। तो आप इसको भाग कर दीजिए तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। और कार्य का जो कि सही मात्रक आप यहाँ पे वाट बताएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर, है ना, अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो जनरली आप जो है ना पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर बात करी जा रही है, और ये पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। क्या होता है, mgh होता है। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पर मास की बात करी गई है, मास है वो आपका 20 केजी, ठीक है। और जी का वैल्यू जनरली 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जी का वैल्यू आपको 10 लेना है, तो 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो समय है mgh, हाइट है, सॉरी हाइट जो है ना ये 2 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, तो हाइट 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 20 दूना 40 यानी कि 400 जूल, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन सब आप देख सकते हैं आ रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो है आरोपित बल कहलाता है। न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन पे बल लगाता है वो बल क्या कहलाता है, तो जनरली आप याद रखेंगे कि वो कहलाता है ज्वारीय बल। क्या है, सॉरी ज्वारीय बल नहीं, नाभिकीय बल, ठीक है ना, नाभिक पर लग रहा है ना, तो नाभिकीय बल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। 10th का एनसीईआरटी का सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ, तो आप 10th को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 86 के लिए साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डॉट डॉट होता है। ये तो कई बार हमने आपको पढ़ा चुका है, 1/6 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक गिलास पर, है ना, रखे गए कार्ड को उंगली से जो है धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा जो सिक्का है गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को जो है वो व्याख्यात करता है, किस नियम का व्याख्या करता है, ये आपको साथियों क्या करना है, बताना है। तो ये है जड़त्व का नियम, ठीक है। क्योंकि आपने सिक्का पर कोई बल नहीं लगाया तो वो अपने ही स्थिति में रहेगा, क्योंकि आपने तो बल लगाया था किस पर, तो आपने बल लगाया था पेपर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा रहा है कि, है ना, कॉन्सेंट्रेंट डॉट डॉट धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं आपका कॉपर और निकेल के, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व संबंध रखता है। तो जो परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व है वो डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का तत्व है। कार्य करने की दर डॉट डॉट कहलाती है, अभी हम जस्ट इसके बारे में बात कर रहे थे। शक्ति कहलाती है, काम करने की दर को शक्ति कहते हैं और काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर जो है बनने वाली लहरें कहलाती हैं। तो समुद्र के तल पर जो लहर बनती है वो कैसा बनती है, ऐसा बनती है, ऐसा लहर बनती है कि नहीं, तो ये लहर क्या कहलाएगी, तो आपके लिए 92 का सही आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डॉट डॉट होता है। तो विस्थापन और बल के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, तो वो बताएंगे, वो होता है 90 डिग्री। क्योंकि देख लीजिए आप क्या करते हैं, बिल्कुल जो है कार्य वर्क बराबर आप जानते हैं एफ डी होता है। वर्क बराबर क्या होता है, एफ डी होता है। एफ डी कॉस थीटा आप बोल लीजिए ना, एफ डी कॉस थीटा। तो अगर कोई वस्तु रखा है यहाँ पे,
कोई वस्तु यहाँ पर क्या है, रखा है, ये वस्तु है। आप इसका भाई साहब कर क्या रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं इधर की ओर, फोर्स आप इधर की ओर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हो जाता है, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस 0 से दोनों को गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरे के पूरा वैल्यू 0 दे देगा। तो यहाँ पर वर्क का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0। तो जब कभी भी वर्क का वैल्यू 0 हो, 0 हो, तो उस स्थिति में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि वो वर्क बराबर होता है FD cos थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है, देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो संयोजकता है वो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डॉट डॉट कोशिकाएं विरल रूप में संचारित होती हैं। तो वो संचारित होती है पैरेनकाइमा के रूप में। किसके रूप में, पैरेनकाइमा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारे आँख की दूर बिंदु होती हैं तो अनंत होती हैं, और निकटतम पूछेगा तो 25 cm बताएंगे। ठीक है, 96 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ये कई बार पूछा गया है कि 1 HP जो है, 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर जो है होता है। तो आप इसका हमेशा याद रखेंगे कि 746 वाट होता है, 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। ये बात आप ध्यान रखें, हमने इसको पढ़ाया भी है कोर्स के अंदर, तो सब कुछ पढ़ाया है। भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का जो मात्रक है वो आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन होता है, और बल का भी मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष डॉट डॉट का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है ना, वर्ष देख करके कई सारे लोग समझेंगे कि ये समय का मात्रक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, तो आप बताएंगे दूरी का मात्रक है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो जैसे आप वेलोसिटी में चेंज लाएंगे तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो 100 का यहाँ पर आपका सही हो जाएगा एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सफलता बैच 2025 जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा ऐप का। ये दोनों ऐप आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।